हेलो एवरीवन। तो आज हम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा इसका फर्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं, द डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर। तो इसके कुछ कारण थे, डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर, मुग़ल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ। ठीक है, तो उसके कुछ कारण थे जिनको हम पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ा कारण तो था वार ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकारी की लड़ाई, उत्तराधिकारी बनने की लड़ाई। ठीक है, इनमें क्या होता था ना, इनका कोई एक स्पेसिफिक रूल नहीं था कि जिसके द्वारा उत्तराधिकारी को चुना जाए। ठीक है, जैसे कोई रूलर मरता था तो उनके जो बच्चे थे वो आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते थे, जो जीतता था वो रूलर बन जाता था। ऐसा करके औरंगजेब की डेथ हुई 1707 के अंदर, और जैसे ही उनकी डेथ हुई तो उनके तीनों बेटों के अंदर लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई, और उस लड़ाई के अंदर 65 ईयर ओल्ड बहादुर शाह उनको विक्ट्री मिल गई। ठीक है, तो बहादुर शाह बन गए बाद में एम्परर। और बहादुर शाह क्या था ना, मोर रिलीजियस टॉलरेंस थे, मतलब दूसरे धर्मों के प्रति भी अपनी सहानुभूति रखते थे, फ्रेंडली नेचर के थे वो। और उनको पता था कि अगर उनको लंबे टाइम तक राज करना है तो दूसरों के साथ मिलकर रहना पड़ेगा, जैसा कि औरंगजेब के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और उन्होंने आते ही ना, औरंगजेब की कुछ नैरो माइंडेड पॉलिसी थी, उनको उन्होंने आते ही ख़त्म कर दिया, रिवर्स कर दिया। लाइक जिजिया सिस्टम। जिजिया सिस्टम में क्या होता था कि जो नॉन मुस्लिम लोग थे वो अपने मुस्लिम रूलर को टैक्स पे करते थे, इसको जिजिया सिस्टम बोलते हैं। और दूसरा, जो बहादुर शाह थे वो टॉलरेंट थे टुवर्ड्स राजा किंग्स, राजपूत किंग्स, जय सिंह और अजीत सिंह, और इन्होंने उनको सरदेशमुखी जो डेक्कन की थी वो भी ग्रांट की थी, बट चौथ के लिए इन्होंने मना कर दिया था। अब सरदेशमुखी क्या है ना, सरदेशमुखी होता है 10% टैक्स, जो कि लैंड रिवेन्यू पे ये टैक्स लेते थे। ठीक है, किसके द्वारा, मतलब जो रीजनल राजा थे उनसे ये सेंटर के जो राजा होते थे वो टैक्स लेते थे। और जो चौथ होता है वो 25% होता है लैंड रिवेन्यू का, जैसे सरदेशमुखी 10% होता है, ऐसा है। अब राजपूतों के साथ भी इन्होंने अच्छे संबंध बना लिए। अब सिख्स की बारी आई। सिखों के जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उनको इन्होंने हाई मनसब रैंक दिया। ठीक है, अब हाई मनसब रैंक क्या होता है, मिलिट्री रैंक। तो मिलिट्री रैंक उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को दिया, बट लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ के बाद बंदा बहादुर बने लीडर सिख के, और बंदा बहादुर की कुछ ज़्यादा बनती नहीं थी बहादुर शाह के साथ में, जिसकी वजह से उनके बीच में आपसी प्रोटेस्ट चलते रहते थे, और जो कि मेजर कारण बना किसका, एडमिनिस्ट्रेशन ख़राब होने का। केवल 1707 में ही 13 करोड़ रुपए एग्जॉस्ट हो गए थे उनकी ट्रेजरी से। किसकी ट्रेजरी से, बहादुर शाह की ट्रेजरी से। और 1712 के अंदर बहादुर शाह की डेथ हो गई। अब बहादुर शाह की डेथ होने के बाद फिर से वही काम तो एम्परर जहांदार शाह बने 1712 और 1713 तक। ठीक है, केवल एक ही साल ही राज कर पाए। ठीक है, और एक साल राज करने, और इनको बनाने वाला कौन था, क्या था ना, इन राजाओं के साथ एक चीज़ थी औरंगजेब के बाद के, कि ये कोई भी अपना इंडिपेंडेंट नहीं बन पाया, सब किसी न किसी के सपोर्ट से बने हैं। अब इनको सपोर्ट किसने प्रोवाइड किया, जुल्फ़िकार खान ने, और बदले में ये क्या बन गए, उनके वज़ीर। जुल्फ़िकार खान किसके वज़ीर बन गए, जहांदार शाह के। और जहांदार शाह का नेचर क्या था ना, वो काफ़ी वीक था। ठीक है, डिजनरेटेड प्रिंस, इसको सिर्फ अपनी लग्जरी और अपने प्लेजर से मतलब था। ठीक है, अपने ठाठ बाट से इसको कोई लेना देना नहीं था, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से इसके अंदर अच्छी मैनर्स नहीं थी, अच्छी हैबिट्स नहीं थी, डिग्निटी नहीं थी। ठीक है, लेकिन जुल्फ़िकार खान काफ़ी तेज़ था, उसको पता था एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे हैंडल करते हैं, इसीलिए उसने जितने भी हिंदू थे उनके साथ में अपने अच्छे रिलेशन बना के रखे, और आते ही इन्होंने एबलिश कर दी, क्या, जिजिया सिस्टम को इन्होंने एबलिश कर दिया। ठीक है, और जो भी, और बाद में इन्होंने क्या किया ना, सर्टेन टाइटल्स प्रोवाइड करे किनको, जो राजा थे, जैसे कि अंबर के जो राजा थे, मिर्जा राजा अंबर, जय सिंह ऑफ अंबर को इन्होंने उपाधि दी किसकी, मिर्जा राजा सवाई, और उनको गवर्नर बना दिया कहाँ का, मालवा का। ठीक है,
और ऐसे ही अजीत सिंह मारवाड़ को टाइटल दिया गया महाराजा का, और उनको गवर्नर कहाँ का बना दिया, गुजरात का, ठीक है। और इन्होंने किंग साहू को, जो मराठा के किंग थे, उनको क्या प्रोवाइड किया, चौथ और सरदेशमुखी, ठीक है, चौथ और सरदेशमुखी, ठीक है। अब इस चीज़ को देखते हुए जो भी वहाँ के नोबल राजा थे, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट कर दी, किसके खिलाफ, जुल्फ़िकार खान के खिलाफ। और ऐसे करते करते 1713 में आते ही जहानदार शाह को हरा दिया गया, किसके द्वारा, फारूक सियार। और फारूक सियार कौन था, फारूक सियार था इसका नेफ्यू। अब फारूक सियार के बारे में बात करते हैं तो वही बात फिर से आ गई कि ये भी अकेले अपना इंडिपेंडेंटली लड़ाई करके नहीं बने थे, इसकी किसने हेल्प की, सैयद ब्रदर्स ने, सैयद ब्रदर्स ने। अब सैयद ब्रदर्स कौन थे, सैयद ब्रदर थे अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान भराचा, ठीक है। और जो कि जीतने के बाद इनको ऑफिस दिए गए किस चीज़ के, वज़ीर और मीर बख्शी। वज़ीर जो होता है वो होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड, और मीर बख्शी होता है मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड। 1719 के अंदर सैयद ब्रदर्स ने जिसको जिताया था, जो कि थे फारूक सियार, उसी को मार दिया, ये कह के कि ये तो वीक किंग है, इनसे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाया जाएगा। लेकिन रियलिटी क्या है ना कि फारूक सियार नहीं चाहता था कि वो किसी के अंडर में काम करे, और सैयद ब्रदर्स भी उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालने लग गए थे। अब ऐसा देखते हुए ना सैयद ब्रदर्स को लगा कि भाई ये तो कल को हमें हटा देगा, इसलिए मौका मिलते ही उन्होंने उसको हटा दिया। अब इसकी मौत के बाद सैयद ब्रदर्स ने किसको किंग बनाया, किसको एम्परर बनाया, 18 साल के मोहम्मद शाह को, ठीक है, 18 साल के मोहम्मद शाह को एम्परर बना दिया। अंडर हिज रूल ब्रदर्स मेड वेरियस पॉलिसी एंड अबॉलिश जिजिया। इन्होंने भी आते ही काफ़ी पॉलिसी बनाई, ठीक है, और आते ही जिजिया को हटा दिया। इन्होंने अलायंस गठित किया, अलायंस बोले गठबंधन बनाया, किसके साथ में, चूड़ामन के साथ, जो कि जाट चीफ्टन थे। और इन्होंने शाहू को फिर से चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट करने का राइट दे दिया दक्कन की, जिसके बदले शाहू एग्री हो गया कि मैं तुम्हें सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा दक्कन में 15,000 माउंटेड सोल्जर्स का, ठीक है। अगर तुम्हें लड़ाई वड़ाई करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, 15,000 अपने सैनिकों के साथ में। इसीलिए इन दोनों भाइयों को इंडियन हिस्ट्री के अंदर क्या बोला जाता है, किंग मेकर्स। अब इनका भी एक टाइम था कि उसके बाद में इनका भी मतलब ये भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए थे, और उसका क्या रीज़न था ना, इनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इनके पीठ पीछे भी कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट हो गई। कॉन्स्पिरेसी जो भी नोबल्स थे, जो भी कोर्ट के दरबारी थे, उन्होंने स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। ज़मींदार और रिबेलियस जो एलिमेंट थे उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया कि भाई हम टैक्स नहीं देंगे, और अगर टैक्स नहीं देंगे तो फिर जो सेंट्रल इनकम वो नहीं बढ़ेगी, वो नहीं बढ़ेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसा करते करते इनका भी टाइम अब घटने लग गया था, और इनको एंटी मुस्लिम भी बोलने लग गए। अब एंटी मुस्लिम बोलने का क्या रीज़न था, वो रीज़न था इनके द्वारा फारूक सियार को मार दिया जाना, अपने किंग का मर्डर कर दिया जाना, ठीक है। 1720 के अंदर इन्हीं नोबल्स ने, जो कि इसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, इन्होंने हुसैन अली खान को मार दिया मौका देख के, और उसके बाद में जो अब्दुल्ला खान था उसको आगरा के पास हरा दिया। ऐसा करके इन दोनों भाइयों का जो डोमिनेशन था वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद इन दोनों भाइयों के मरने के बाद अब क्या था, वज़ीर कौन बनेगा मोहम्मद शाह का, तो वज़ीर बने निज़ाम उल मुल्क। ये मेन कॉन्स्पिरेसी करने वाले थे जिनकी वजह से ये दोनों भाई मारे गए थे, ठीक है। मोहम्मद शाह क्या था, मोहम्मद शाह खुद तो वीक था ही, उससे कुछ चलना वलना था नहीं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, वो थोड़ा सस्पिशियस नेचर का था, सब करता था, और वो भी नहीं चाहता था कि उसका वज़ीर उससे ज़्यादा पावरफुल बने। इसलिए जो भी दरबार होता था इनका, वहाँ पे रोज़ाना दिन ब दिन लड़ाइयाँ होने लग गई, झगड़े होने लग गए। इसको देख के अक्टूबर 24 को निज़ाम उल मुल्क ने डिसाइड किया कि चलो भाई अपने राजा को छोड़ते हैं, अब हम जाएंगे कहाँ, अपने नया स्टेट बनाने साउथ की तरफ, ठीक है। तो डेक्कन में साउथ की तरफ वो चले गए, और वहाँ पे उन्होंने क्या गठित किया, एक नई स्टेट
जिसका नाम था हैदराबाद। ओके, और अब बात आती है 1738 से 1739 की। 1738 से 1739, 1738 टू 1739। नादिर शाह इस टाइम नादिर शाह ने भारत पे अटैक किया। 1738 में वो एंटर हुए इंडिया में, कहाँ से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से। और 1739 में उन्होंने लड़ाई लड़ी किसके अगेंस्ट, मुगल्स। और उन्होंने किसको इम्प्रिजन किया, आते ही उन्होंने पकड़ा मोहम्मद शाह को, जिसको निज़ाम जी छोड़ के गए थे। ठीक है, उनको आते ही इन्होंने कैद कर लिया और जाते जाते वो 70 करोड़ रुपए भारत से लूट के गए, जिससे जाते ही उन्होंने अपनी जो किंगडम थी, उनका जो राज्य था, साम्राज्य था, उसको 3 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया। और साथ ही साथ जाते जाते क्या है ना, अपने जो भारत की शान था, कोहिनूर हीरा, और जो पीकॉक थ्रोन था शाहजहाँ का, उसको भी अपने साथ वो ले गया। ठीक है, तो ऐसा करके, और जैसे ही इसकी डेथ हुई नादिर शाह की, तो जो इसका जनरल था अहमद शाह अब्दाली ने स्टार्ट कर दिया अब अटैक करना। पहले इसने अटैक किया, अब अहमद शाह अब्दाली अटैक करने लग गया भारत पे। 1761 में उसने मराठाओं को हरा दिया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हरा दिया। ठीक है, नादिर शाह ने मुगल्स को हराया, अहमद शाह ने मराठाओं को हरा दिया। अब टाइम आता है शाह आलम II का, 1759 से 1788 तक। अब ये 1759 में एम्परर बने। 1764 में इन्होंने गलती कर दी। इन्होंने क्या किया ना, मीर कासिम जो बंगाल से थे, सिराजुद्दौला जो अवध से थे, इनके साथ मिल गए और बैटल ऑफ बक्सर के अंदर कूद पड़े। बैटल ऑफ बक्सर किसके अगेंस्ट में लड़ी गई थी, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। उन्होंने क्या किया ना, ब्रिटिशर्स ने इनको तीनों को हरा दिया और 8 साल के लिए इसको कैद में कर लिया। ठीक है, 8 साल के लिए कैद में कर लिया। 1772 तक ये कैद में रहे और ब्रिटिशर्स ने फिर 1803 में दिल्ली पे कब्जा कर लिया। तो ये कहानी थी मुगल्स की। और कुछ जो कारण थे इनके मुगल्स के, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो वीक सक्सेसर। जैसे ही जो औरंगजेब थे, उनकी डेथ के बाद कोई ऐसा राजा नहीं आ पाया जो अपनी किंगडम को चला पाए। ठीक है, सबको अपने ऐशो आराम से मतलब था, सबको अपने लग्जरी से मतलब था। किसी को ये नहीं पड़ा था कि अपने साम्राज्य को संभाले, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को संभाले, वहाँ पे चेक बैलेंस अपना करता रहे कि भाई कौन कितना कहाँ से लेके आ रहा है, कहाँ जा रहा है। किसी को अपनी ट्रेजरी पे ध्यान नहीं, वो खुद इतना उड़ाए जा रहे थे। और अपने खुद के दरबारियों से वो रिश्वतें ले रहे थे। ये हाल हो रखा था इनका। और औरंगजेब की कुछ रिलीजियस पॉलिसीज़ थी जो इंटॉलरेंस थी, लाइक जिजिया हो गया। दूसरे धर्मों पे वो इतना ध्यान देते नहीं थे, उनको अपने से मतलब था। उन्होंने काफ़ी मस्जिदें और टेम्पल्स को भी तोड़ा था। ठीक है, जिसकी वजह से लोगों का सपोर्ट उनकी तरफ से ख़त्म होने लग गया था। और इन सब के बीच में इनके अंदर यूनिटी तो थी ही नहीं। यूनिटी तो कहाँ से ही आएगी, जब एक राजा मरता है तो उनके तीनों बेटे आपस में लड़ेंगे, तो यूनिटी का तो सवाल ही नहीं होता। और जो इनको आपस में भिड़वाते थे वो थे इनके नोबल्स, जो कि इनके लिए लॉयल तो कभी रहे ही नहीं। ठीक है, सब कॉन्स्पिरेसी करते रहते थे किसको कब कैसे हटाना है, मारना है। तो ये हाल था इनका। बस ये फॉरेन इन्वेजन्स, जो बाहरी जो लोग थे, बाहरी राजा थे जो अटैक भारत पे आके करते थे, सबसे बड़े तो नादिर शाही थे, जिन्होंने 70 करोड़ भारत से लूट ले गए थे। साथ ही साथ हमारा कोहिनूर का हीरा ले गए थे, और जो पीकॉक थ्रोन था उसको भी ले गए थे। उनके मरते ही उनके अगले जनरल रेडी हो गए थे, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, उन्होंने भी ऐसे ही अटैक किया। और ये सब देखते देखते ना इतने कमज़ोर हो गए थे मुगल्स कि अब उनका इतना वर्चस्व रहा नहीं। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो रीजनल रूलर्स थे ना, वो अब खड़े होने लग गए। जैसे निज़ाम हो गया हैदराबाद से, मराठा हो गए, ठीक है, मैसूर और अंबर के जो राजा हो गए, कि हम अब इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम किसी राजा के अंडर काम नहीं करने वाले। सब आपस में लड़ने लग गए। तो ऐसा करके मुगल्स इतने कमज़ोर हो गए और एक टाइम आया कि उनका वर्चस्व बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ये था हमारा पहला चैप्टर, जो कि अभी कंप्लीट होता है। और
अगर कोई कमी रही हो तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको ठीक कर सकूं। और अपना जो भी सुझाव हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।